इसके बाद हम बात करते हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें चेंजेस क्या क्या हुए। तो चेंजेस को लेकर हम लोग पहली बात बता सकते हैं कार्यकाल को लेकर। 1919 के अधिनियम में जो लोअर हाउस था केंद्रीय व्यवस्थापिका का, उसका कार्यकाल 3 वर्ष और उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। यानी कि दोनों ही सदनों का एक निश्चित कार्यकाल था और उसके बाद वो उनको डिसॉल्व किया जाता था और नए इलेक्शन दोनों हाउसेस के अंदर होते थे। लेकिन 1935 के अधिनियम में एक बड़ा बदलाव किया गया। लोअर हाउस का कार्यकाल रखा गया 5 वर्ष और अपर हाउस को स्थायी सदन बनाया गया, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस का मतलब क्या होता है कि ऐसा हाउस जिसको कभी भंग नहीं किया जाएगा और जिसमें कुछ ना कुछ मेंबर हमेशा कंटिन्यू रहेंगे। तो उसके लिए क्या चेंजेस किए गए कि हर 2 वर्ष बाद, यानी कि हर तीसरे वर्ष 1/3 मेंबर चले जाएंगे और उनके स्थान पर नए 1/3 मेंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये कार्यकाल में परिवर्तन किया गया केंद्रीय व्यवस्थापिका के। फिर दूसरी बात हम लोग बता सकते हैं कि इस केंद्रीय व्यवस्थापिका का जो गठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, वो बड़ा ही विचित्र तरीके का, जिसको हम कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग मेथड्स जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में था वो रखा गया। और वो कैसे कि अमूमन संसदीय व्यवस्था में हम लोग ये मानते हैं कि जो निम्न सदन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वहां पर जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यानी कि जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और वो ही प्रतिनिधि वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करते हैं, विधायी शक्तियों का। लेकिन जब हम 1935 के अधिनियम में देखते हैं तो लोअर हाउस पावरफुल तो था तो अपर हाउस की तुलना में, लेकिन उसके सदस्यों का निर्वाचन इनडायरेक्ट मेथड से रखा गया, जो कि एक सरप्राइजिंग मेथड था। जबकि जो अपर हाउस था, राज्य परिषद, जिसके पास जिसके सदस्यों को इतना ज्यादा कार्य, इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं सौंपी गई थी निम्न सदन की तुलना में, उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाना तय किया गया। तो ये एक बड़ा ही सोचनीय विषय था। लेकिन इसके पीछे कुछ विशेषज्ञ आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि लोअर हाउस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उस लोअर हाउस के अंदर अनुभवी, योग्य और कुशल व्यक्ति चुनकर जाने चाहिए। अगर जनता लोअर हाउस के मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्ट करेगी तो जरूरी नहीं है कि योग्य, अनुभवी और कुशल, एफिशिएंट पर्सन इलेक्ट होकर जाएं। इसीलिए ये दायित्व किसको सौंपा गया? जो प्रांतों की विधायिकाएं थी, जो प्रोविंसेस लेजिस्लेचर थे, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जिनको काम करते करते अनुभव हो गया, उनको ये दायित्व सौंपा गया कि आप अपने यहाँ से मेंबर्स को इलेक्ट करके लोअर हाउस के अंदर भेजोगे। तो ये कुछ एक लॉजिक दिया जाता है कि क्यों लोअर हाउस का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट रखा गया और क्यों अपर हाउस का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट रखा गया। तो ये एक जो गठन का तरीका था वो भी बड़ा विचित्र तरीका 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। अब एक बात और हम यहाँ पर कहते हैं कि 1935 के अधिनियम में नॉमिनेशन का भी प्रोविजन था, लेकिन ये नॉमिनेशन 1919 की व्यवस्था से थोड़ा अलग था। 1919 की व्यवस्था में हमने क्या देखा था कि गवर्नर जनरल जो था वो अलग अलग कैटेगरी से नॉमिनेट कर सकता था। कुछ सिविल सर्वेंट्स को कर सकता था, कुछ आर्म सर्विस के लोगों को नॉमिनेट कर सकता था, कुछ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट कर सकता था। ये राइट्स उसके अंदर दिया गया। लेकिन 1935 के अधिनियम में हम क्या देखते हैं कि लोअर हाउस के अंदर और अपर हाउस के अंदर जो प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था, उनको नॉमिनेट करने का अधिकार उन प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया। तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं कि अपर हाउस में टोटल 40% मेंबर्स, जो 260 लोग थे, उसमें से 104 लोगों का मनोनयन देशी रियासतों के द्वारा किया जाता था। और इसी तरह से जो निम्न सदन था, जिसको कि हम संघीय विधानसभा कहते हैं, उसमें 33% मेंबर्स का नॉमिनेशन रखा गया। तो एक बड़ी मात्रा में नॉमिनेशन का व्यवस्था अभी भी थी, लेकिन वो नॉमिनेट करने का जो राइट्स था गवर्नर जनरल के पास से चला गया और वो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे उनके पास में आ गया। तो ये एक और चेंजेस हम केंद्रीय विधानमंडल के अंदर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि 1935 के अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन, जो कम्युनल इलेक्टोरेट मेथड्स था, उसको इंक्रीज किया। मतलब धर्म और वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। अब वो कैसे बढ़ावा दिया? कल हम लोगों ने देखा था, उसी को आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो निम्न सदन था, विधानसभा, संघीय विधानसभा,
उसके अंदर कुछ सीटें रिजर्व की गई। कैसे कैसे रिजर्व हुई कि मुस्लिम्स लोगों के लिए 86 सीटें रिजर्व की गई, सिख कम्युनिटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हुई, 8 यूरोपियन लोगों का चुनाव किया जाएगा, 3 जो इंडियन क्रिश्चियन लोग थे उनका चुनाव किया जाएगा, 4 एंग्लो इंडियन लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, 9 महिलाएं होंगी, कॉमर्स और इंडस्ट्री से 11 लोग होंगे, जो जमींदार या लैंडलॉर्ड वर्ग हैं उनसे 7 रिप्रेजेंटेशन चुनकर आएंगे और लेबर क्लास से 10 रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक अलग प्रतिनिधित्व, अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया, गारंटी के तौर पर यह तय किया गया कि इन क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन होगा ही। इसके 2 एस्पेक्ट हम बता सकते हैं, एक तो ये कि लेजिस्लेचर के अंदर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये जो डिवाइडेशन किया गया रिप्रेजेंटेशन का, इसमें अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल की थी, वो कम्युनल या सांप्रदायिक विचार की नीति थी, जिसके कारण उन्होंने भारतीयों के अंदर फूट डालने का प्रयास किया था। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ एक और चेंज हम लोग बता सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के फंक्शंस और पावर्स को लेकर क्या प्रोविजन इसके अंदर किए गए। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो सेंट्रल का जो लेजिस्लेचर था उसके पावर्स होते हुए भी वो लिमिटेड पावर्स थे, मतलब वो बंधी हुई थी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर उसको जो विषय सौंपे गए थे संघीय सूची के तहत, जो 56 विषय सौंपे गए थे, उन पूरे सब्जेक्ट्स पर वो खुलकर निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम जानते हैं कि संघीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स पर काम करने का दायित्व गवर्नर जनरल और जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनके पास था, जबकि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार संघीय विधानमंडल को था। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि उसको जो सब्जेक्ट्स मिले वो बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स मिले थे फेडरल लिस्ट में। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल जो था वो गवर्नर जनरल इस विधानमंडल के भी ऊपर था। गवर्नर जनरल को एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम बनाया गया कानून निर्माण या विधायी क्षेत्र के अंदर। तो इस रूप में ये कैसे स्पष्ट होता है कि गवर्नर जनरल को ये राइट था कि चाहे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हो, यानी कि हस्तांतरित विषय जिस पर कि इन प्रांतों के विधानमंडल को कानून बनाने का केंद्र के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था, उन हस्तांतरित विषयों के कानून को भी रिजेक्ट करने का पावर इस गवर्नर जनरल के पास था। यानी कि वो रिजर्व सब्जेक्ट्स पर तो निरंकुश तरीके से काम कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो हस्तांतरित या ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर भी निर्णय लेने का अंतिम अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, वो अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा होता है, अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, ऐसी स्थिति में किसी विषय पर अगर कानून की आवश्यकता महसूस होती है तो गवर्नर जनरल उस पर अपना एक आदेश जारी करता है। उस आदेश का प्रभाव कानून की तरह ही होता है, तो उस आदेश को ऑर्डिनेंस कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। तो गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने का भी अधिकार था। गवर्नर जनरल लेजिस्लेचर के द्वारा पारित विधेयकों को रिजेक्ट करने का भी अधिकार रखता था। गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से इस विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक में संशोधन भी करवा सकता था। गवर्नर जनरल किसी विधेयक को सम्राट की इच्छा के लिए रोक भी सकता था। तो इन सारे सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों से ऊपर गवर्नर जनरल की शक्तियां थी। तो इस रूप में प्रांतीय जो केंद्रीय विधानमंडल था वो सीमित रूप से शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। कुछ और रीजंस भी हम बता सकते हैं कि जो केंद्रीय विधानमंडल था वो सीमित कैसे था, कि केंद्रीय विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता था जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इफेक्ट हो। हमारे ऊपर शासन किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। हम लोग जानते हैं कि 1857 की रिवोल्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास आ गया था और भारत में जो जितने भी जो रिफॉर्म्स एक्ट आए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही रखे गए या प्रस्तुत किए गए।
तो इसीलिए उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे, इसलिए ये भी प्रोविजन किया गया 1935 के एक्ट में कि केंद्रीय विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे ब्रिटिश सर्वोच्चता प्रभावित होगी या उसकी संप्रभुता पर कोई असर पड़ेगा। साथ ही साथ इस पूरे अधिनियम को, ये 1935 का जो पूरा एक्ट आया, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज करने का अधिकार इस केंद्रीय विधानमंडल को नहीं था। आंशिक केवल वो सजेशंस दे सकता था कि XYZ क्लॉज के अंदर कोई सुधार किया जा सकता है, लेकिन उस सजेशन को मानना या न मानना ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड था। तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय विधायिका थी वो पावर्स के नाम पर भी बहुत लिमिटेड पावर्स उसके पास थे, वो पूरा फ्री या ऑटोनोमस होकर काम नहीं कर रही थी। और इसी सिचुएशन पे जो एक ब्रिटिश लीडर थे एटली, जो कि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे, उनका एक कमेंट था 1935 के एक्ट में, ये जो पावर्स दिए गए थे लेजिस्लेचर को उसके ऊपर, कि भारत की राजनीतिक प्रगति के लिए कोई भी ठोस कार्यक्रम इस एक्ट में नहीं था, कोई भी ऐसा प्रोविजन इस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया जिससे पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट इंडिया के अंदर आए। आगे वो क्या कहते हैं कि अभी भी भाग्य विधाता अंग्रेजी शासन ही था, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जितने भी राइट्स इंडियंस को दिए गए उनके बावजूद कंट्रोल किसका था, गवर्नर जनरल और प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर का। मतलब फिर भाग्य विधाता का मतलब जो अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार था वो अभी भी ब्रिटिश एम्पायर के पास ही था। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि केंद्रीय विधायिकाओं की जो शक्तियां थी वो बहुत ही लिमिटेड थी और फॉर्मल रूप में थी। ये सेंट्रल लेवल का जो पार्ट था वो अभी हम लोगों ने देखा। अगली बात हम करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इस 1935 के अधिनियम के अंदर किया गया और वो था प्रांतीय स्वायत्तता। ये हमारा अगला टॉपिक भी होगा और आपके सिलेबस का भी अगला कंटेंट है, प्रांतीय स्वायत्तता। तो स्वायत्तता का मतलब क्या है वो जानना भी जरूरी है और फिर इसको रिलेट किससे किया है, प्रांतों से किया गया है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या था, जो प्रांतों को, जो प्रांतीय सूची थी जिसके अंदर 50 विषय रखे गए 1919 के अधिनियम में, उनको दो भागों में बांटा गया, रिजर्व कैटेगरी और ट्रांसफर कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी पर काम करने का अधिकार प्रांतों में गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया गया और ट्रांसफर सब्जेक्ट पर काम करने का राइट जो था वो गवर्नर और कैबिनेट जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे उस कैबिनेट को दिया गया। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ये पूरा जो डायरकी, पूरा द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो असफल सिद्ध हुई। इसीलिए प्रांतों के अंदर ये पूरी की पूरी द्वैध शासन की व्यवस्था को 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। ये पहला काम प्रांतों के संदर्भ में 1935 के अधिनियम ने किया। अब प्रांतों में जब द्वैध शासन समाप्त हुआ तो हुआ क्या, वो जो विषयों का विभाजन किया गया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व कैटेगरी में, वो डिवीजन भी पूरी तरह से खत्म हो गया और अब पूरी तरह से केवल एक ही प्रांतीय सूची रही जिसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था 54 विषय रखे गए। यानी कि 1935 के अंदर जो प्रांतीय सूची थी उसमें 54 विषय थे और वो केवल एक ही थी। उन विषयों का विभाजन जो 1919 के संदर्भ में था वो विभाजन पूरी तरह से समाप्त हुआ। इन प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, जो प्रांतों के विधानमंडल थे उन विधानमंडलों को यह दायित्व दिया गया कि प्रांतीय सूची के सभी विषयों पर, जितने 54 विषय हैं उन सभी 54 विषयों के ऊपर वो कानून बनाएंगे। तो ये प्रांतों की विधानमंडलों को एक नया व्यापक रूप से विधायी शक्तियां सौंपने का काम 1935 के अधिनियम ने किया। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये काम करेगा कौन, काम को ये कानून बनाना भी है और उनको एग्जीक्यूट भी करना है। तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि एग्जीक्यूट करने का काम इलेक्टेड मिनिस्टर्स करेंगे, निर्वाचित मंत्री। अब वो निर्वाचित मंत्री कैसे होंगे, तो जनता जो है वो इस विधानमंडल में प्रांतों की जो लेजिस्लेचर है उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर भेजेंगे। इसका नंबर अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग था, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों के विषयों पर कानून बनाने का काम प्रांतीय विधानमंडल को दिया गया था और एग्जीक्यूट करने का काम प्रांतीय कार्यपालिका को दिया गया था। अब प्रांतीय कार्यपालिका बनेगी कैसे, तो इस प्रांतीय विधानमंडल में
जिस दल को मेजोरिटी मिलेगी, यानी कि जो दल बहुमत में आएगा, उसी बहुमत दल के द्वारा क्या होगा, मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा। जो व्यवस्था अभी हम हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में देखते हैं कि सरकार कौन बनाता है, तो हम क्या कहते हैं कि लेजिस्लेचर के अंदर जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही पार्टी अपना एक लीडर चुनती है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और वो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को चुनता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल इतना जरूर किया गया था कि प्रांतीय विषयों के संचालन के लिए जो कैबिनेट होगी वो व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से ही बनेगी, और इस कैबिनेट का जो हेड होगा वो हेड कौन होगा, वो हेड रखा गया उनका गवर्नर। इस कैबिनेट के मुखिया के रूप में गवर्नर को स्थापित किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। अच्छा, एक दूसरी बात और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा है कि ये जो मंत्रिमंडल था जो कि इसी विधानमंडल से चुनकर आ रहा था, जो कि जनता के प्रतिनिधि थे, इसीलिए प्रांतों के इस पूरे मंत्रिमंडल को अपने कार्यों के लिए इस विधानमंडल के प्रति जवाबदेह बनाया गया, रेस्पॉन्सिबल बनाया गया, तो या जिसको हम कहते हैं उत्तरदायी बनाया गया। तो ये पहली बार 1935 के अधिनियम में प्रांतों के अंदर पूरी तरह से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। आप लोगों ने पढ़ा था 1919 के अंदर आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन था। आंशिक कैसे कि जो प्रांतों के अंदर जो हस्तांतरित विषय थे, केवल उन्हीं के बारे में गवर्नर के साथ जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे वो रेस्पॉन्सिबल थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स के बारे में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, इस कैबिनेट के पास में समस्त 54 प्रांतीय विषयों पर काम करने का अधिकार था, इसीलिए ये कैबिनेट पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबल बनाई गई इस विधानमंडल के प्रति। तो इस रूप में हम कहते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जवाबदेहिता के कारण ये प्रांतीय स्वायत्तता का एक एग्जाम्पल है। इसी को हम आगे अगर बढ़ाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कैबिनेट का हेड क्या कौन था, गवर्नर, मुखिया बनाया गया गवर्नर को। इसीलिए गवर्नर से ये एक्सपेक्टेशन की गई कि आप इन मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानेंगे। ये देखो, आप अभी तक ऐसी बात 1935 के अधिनियम के पहले नहीं कही गई, लेकिन 1935 के अंदर जब सारे विषय इस कैबिनेट को सौंप दिए गए और उस कैबिनेट का हेड गवर्नर को बनाया गया, तो गवर्नर से भी ये एक्सपेक्टेशन रखी गई कि आप जो है वो इन मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानेंगे और जो रिप्रेजेंटेशन है विधानमंडलों में उनकी इच्छा का भी सम्मान करेंगे। ये सारा थ्योरेटिकल बात थी, प्रैक्टिस थोड़ी अलग थी, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर 1935 के अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो ये जो पूरा सिस्टम अभी हम लोगों ने देखा, अब हमको क्या, हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं कि ये, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक ब्रिटिश प्रांत है और इस प्रांत से रिलेटेड जितने भी काम थे वो काम करने का राइट्स किसको मिल गया, प्रांतों को ही मिल गया। यानी कि प्रांतों के अंदर जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, जो इंडियंस थे, जो कि लेजिस्लेचर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडियंस के, उनको ये काम करने का अधिकार भी मिला और उन्हीं को रेस्पॉन्सिबल भी बनाया गया। इसी को हम कहते हैं ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है या प्रांतीय स्वायत्तता है। इस प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर 1935 के अधिनियम ने प्रांतों को न केवल स्वतंत्र बनाया बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस भी तैयार किया फ्यूचर के लिए। तो ये एक नया सिस्टम जो 1935 के अधिनियम में स्थापित किया गया। तो ये तो अभी हमने देखा कि सैद्धांतिक तौर पर क्या था, किस तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को तय किया, लेकिन रियलिटी या वास्तविकता इससे थोड़ी अलग थी। वास्तविकता क्या थी कि भले ही प्रांतीय सूची के समस्त 54 विषय पर कानून बनाने और एग्जीक्यूट करने का अधिकार लेजिस्लेचर और इलेक्टेड मिनिस्टर्स को दिया गया, लेकिन वास्तव में गवर्नर को दो तरह के अधिकार दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि जो एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर, उनके इंटरेस्ट में वो स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। स्वविवेकीय शक्तियां मतलब जो उसका अपना सेंस कहता था, और उसको अगर लगता कि किसी विषय पर
प्रांतीय विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया है या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा काम किया है जिससे ब्रिटिश इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को या ब्रिटिश एम्पायर को हानि पहुंच रही है, तब वो उनको रिजेक्ट कर सकता था, उनको रोक सकता था। तो ये स्वविवेकी शक्तियों के नाम पर गवर्नर को इन पर कंट्रोल रखने का अधिकार दिया गया। और इसी तरह से गवर्नर जब चाहे तब वो किसी भी मिनिस्टर्स के काम में या लेजिस्लेचर के काम में, उनके कानूनों में इंटरवीन कर सकता था, और वो हस्तक्षेप वैलिड हस्तक्षेप होता था। यानी कि उसकी गवर्नर की बात को ना तो ये मंत्रिमंडल नकार सकता था, इनकार कर सकता था, और ना ही विधानमंडल के सदस्य इनकार कर सकते थे। तो ये रियलिटी थी प्रांतीय स्वायत्ता की। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या सैद्धांतिक तौर पर यदि बात करें तो 1935 के अधिनियम ने एक नई व्यवस्था प्रांतों के लिए की, और वो थी प्रांतीय स्वायत्ता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब हम बात करते हैं प्रांतों के विधानमंडलों की क्या स्थिति थी 1935 के अधिनियम के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 11 प्रांत 1935 के अधिनियम में थे। कल हम लोगों ने देखा था कि इस विशेषताओं में कि 1935 के अधिनियम ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस हुआ था, प्रांतों का पुनर्गठन हुआ था। 1919 के अधिनियम के बाद भारत के अंदर 9 ब्रिटिश प्रांत थे, लेकिन 1935 के अधिनियम ने सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए, और इस तरह से कुल 11 प्रांत 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में रहे। तो इन 11 प्रांतों के अंदर विधानमंडलों की क्या स्थिति थी? तो हम कह सकते हैं कि 11 में से 5 प्रांतों में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी, और जो 6 बड़े प्रांत थे वहां पर बाईकैमरल या द्विसदनात्मक लेजिस्लेचर थी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी। कौन कौन से प्रांत थे? तो हम बता सकते हैं कि जिन प्रोविंसेस के अंदर यूनिकैमरल या एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी, उसमें एक पहला था पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा उड़ीसा, चौथा सेंट्रल प्रोविंसेस मध्य प्रांत, और पांचवा जो था वो नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इन पांचों प्रांतों के अंदर यूनिकैमरल या एक सत्तात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। रिमेनिंग जो 6 प्रांत थे, आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत, इन 6 प्रांतों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल या व्यवस्थापिकाओं की स्थापना की गई। तो ये एक बड़ा परिवर्तन। अभी तक यानी कि 1935 के पहले तक सभी प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही थी, लेकिन 1935 के अधिनियम ने कुछ प्रांतों में यूनिकैमरल और कुछ प्रांतों में बाईकैमरल लेजिस्लेचर को स्टार्ट करने का काम किया। अब हम देख सकते हैं इसमें मेंबर्स किस प्रकार से थे। तो यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि टोटल 11 प्रांत थे, लेकिन 11 ही प्रांतों के अंदर सदस्यों की, विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। जहां यूनिकैमरल व्यवस्था थी वहां पर यह तय किया गया कि यूनिकैमरल और बाईकैमरल में जो लोअर हाउस था उसके अंदर यह तय किया गया कि जो छोटे प्रांत हैं वहां मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, और जो बड़े प्रांत हैं वहां पर मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था की गई। और जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स थे 6 प्रांतों में, जहां जो अपर हाउस था जिसको विधान परिषद, काउंसिल ऑफ असेंबली कहा गया, उसमें 22 से लगाकर 75 तक मेंबर थे। किसी में 22, किसी में 75, किसी में 60, इस तरह से अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग सदस्यों की संख्या इस अधिनियम के द्वारा तय की गई। जब हम टेन्योर की बात करते हैं, कार्यकाल को, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों के अंदर सभी विधानसभाओं में अगर यूनिकैमरल है तो वहां पर भी 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया, अगर बाईकैमरल है तो लोअर हाउस का कार्यकाल भी 5 वर्ष रखा गया, और बाईकैमरल में अगर अपर हाउस है विधान परिषद तो उसको एक परमानेंट हाउस बनाया गया। जैसा कि अभी हमने सेंटर के अंदर देखा था, स्टेट ऑफ काउंसिल को परमानेंट हाउस बनाया गया था, वैसे ही प्रांतों के अंदर भी अपर हाउस विधान परिषद को एक परमानेंट हाउस बनाया गया, जिसके मेंबर्स का टेन्योर 9 वर्ष रखा गया। यहां आप लोग ये ध्यान रखना, ये एक नई बात हम बता सकते हैं, 9 इयर्स मेंबर्स का टेन्योर था अपर हाउस का, जिन 6 प्रांतों के अंदर विधान परिषदें थी।
उनमें सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष था और हर 3 वर्ष बाद 1/3 मेंबर जो थे उनको हटाकर उनके स्थान पर नए मेंबर्स का इलेक्शन किया जाएगा। और ये जितने भी प्रांतीय विधानमंडल थे इनको राइट्स क्या दिया गया कि जो प्रांतीय सूची थी 54 सब्जेक्ट्स वाली उन प्रोविंसेस लिस्ट पर और जो 36 सब्जेक्ट्स वाली कोकरेंट लिस्ट थी समवर्ती सूची, इन दोनों सूचियों पर उनको कानून बनाने का अधिकार था। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्रीय विधानमंडल, लेकिन प्रांतीय सूची पर पूरी तरह से कानून बनाने का दायित्व प्रांतीय विधानमंडलों को था और समवर्ती सूची पर केंद्रीय विधानमंडल के साथ साथ प्रांतीय विधानमंडलों को भी ये दायित्व दिया गया कि वो कानून बना सकती है। तो ये एक उनका अधिकार था। साथ ही साथ इन प्रांतीय विधानमंडलों को कुछ और दायित्व भी सौंपे गए, जैसे कि वो जो प्रांतों की एग्जीक्यूटिव थी, जो मिनिस्टर्स प्रांतों से चुनकर जा रहे थे कार्यपालिका के अंदर प्रांतीय विधानमंडलों से, उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। नियंत्रण कैसे? जैसे क्वेश्चन आवर्स के अंदर वो प्रश्न पूछ सकते थे, काम रोको प्रस्ताव ला सकते थे, या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उनको समय से पहले हटा भी सकते थे। ये भी प्रावधान 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विधानमंडलों को दिया गया। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रांतों के विधानमंडलों को शक्तियां भी सौंपी गई। लेकिन अगर वास्तव में यहाँ पे हम रियलिटी देखें तो हम रियलिटी क्या बता सकते हैं? जैसे केंद्र के अंदर केंद्रीय व्यवस्थापिका को शक्तियां सौंपी गई लेकिन गवर्नर जनरल का वहां पर कंट्रोल था, उसी तरह से प्रांतों के अंदर भी प्रांतीय स्वायत्ता के नाम पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ऑटोनॉमी तो दी गई, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल जो रखा गया वो गवर्नर का रखा गया। गवर्नर अभी भी चाहता तो वो वीटो पावर का यूज कर सकता था, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, वो प्रांतीय विधानमंडलों के कानूनों पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता था, वो प्रांतीय विधानमंडलों को किसी विषय पर कानून बनाने से रोक सकता था, या गवर्नर जनरल की अनुमति के नाम पर वो प्रांतीय कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता था। तो ये सारी चीजें जो इस अधिनियम में की गई, तो हम कह सकते हैं कि प्रांतीय विधानमंडलों को राइट्स देते हुए भी गवर्नर को जो है वो सुपीरियर बनाया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो ये प्रांतीय विधानमंडलों को लेकर कुछ प्रावधान जो है वो इस एक्ट के अंदर किए गए।